वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा है कि समाज में जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को दूर करना है। ये बढ़ते विकसित भारत के लिए नासूर की तरह है। विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में मोदी ने द्वारिका के रामलीला मैदान में देश के सामने कुछ संकल्प को लेने का आह्वान भी किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर कहा गया है कि जातिवाद और क्षेत्रवाद आधुनिक भारत बनने में ये शायद एक बड़ा जहर है। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ जय दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, नेता हैं कांग्रेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जय दीक्षित जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ कि अगर आप देखें किसी भी चुनाव को आप देखेंगे तो वहाँ पर जातिवाद, क्षेत्रवाद और एक उससे अलग एक वाद और आता है जिसे हम धर्मवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि धर्म के एंगल पर भी बहुत ज़्यादा विवाद रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि बंटवारे किस किस तरीके से होते जा रहे हैं। वास्तव में जिस आधुनिक भारत की हम एक कल्पना करते हैं कि आज जो आने वाला भविष्य है बच्चों का वो बड़ा अच्छा होगा और देश बड़ा विकसित होगा, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि राजनीति में जातिवाद को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर वोटों की राजनीति होती है। क्या कहेंगे आप और इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संजय गिरी जी। देखिए, हिंदुस्तान की अगर परिपाटी और सांस्कृतिक विचारधाराओं की अगर तुलना हम भविष्य भूत में हुए कार्यों को देख के करें तो मुझे लगता है कि इसका आकलन हम बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए, चूंकि आजादी के पहले क्या हुआ उस पे हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय जाएगा। जी। मैं तो आजादी और आजादी के बाद की चर्चा कर सकता हूँ। 1947 में पहली बार हिंदुस्तान का अगर बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान के कलेजे को चीरा गया और 3 भागों में बाँटा गया, तो वो धर्म आधारित एक बँटवारा था। और धर्म आधारित बँटवारा होने के बावजूद अगर आज देश कहीं न कहीं जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के बीच में उलझा हुआ है, तो ये देश की विडंबना कहेंगे। ये देश के नेताओं के ऊपर कहीं न कहीं एक बहुत तल्ख़ टिप्पणी भी कही जा सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जिस हिंदुस्तान को 1947 में धर्म के आधार पे बाँट दिया गया, उसके बावजूद आज देखिए कि जो यहाँ पे एक मुख्य धर्म हिंदू, हिंदू जाति की लोगों के अंदर अब जातियों में, अब आस्थाओं में बाँटने का काम शुरू हो गया। तो आज की डेट में विश्व शक्ति बनने की कगार पे जिस तरीके से हिंदुस्तान लगातार पिछले 9-10 वर्षों से अग्रसर है, इसमें अगर हम जातिवाद और क्षेत्रवाद के अनुरूप बँट जाएँगे, तो मुझे लगता है कि ये देश की विडंबना होगी। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की हम कारगर हैं, जिस तरीके से विजयादशमी के शुभ अवसर पे देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा। मुझे लगता है कि क्षेत्रवाद और जातिवाद में देश के अंदर एक ऐसा बीज 1947 के बाद बोने की कोशिश की गई और वो हमारे जीन में आ चुका है। आज अगर मैं एक विशेष वर्ग से हूँ, अगर मैं यादव वर्ग से हूँ, तो मेरे लिए एक समाजवादी पार्टी या फलाँ पार्टी। मैं आज अगर किसी और धर्म से हूँ, तो मैं तो भैया भाजपा का विरोधी हूँ। तो अच्छा, किसी और चीज़ों में है, तो हर जगह कहीं न कहीं धर्म और जाति के साथ पूरे पूरे समाज को बाँट देने का काम पर जो जी इस जी, आपको भी राजनीतिक लगता और है अगर राजनीति आप ने किया है। देखें दीक्षित जी कि लगातार राजनीतिक दल इस चीज को बढ़ावा देते हुए दिखे हैं? ऐसा नहीं है कि सर कोई बोले कि ये मानसिकता खाली आम आदमी की रही है। आम आदमी को तो अपने जो जीविका को चलाने के जो संसाधन है उन्हीं को पूरे के पूरा दिन निकल जाता है कि कैसे वो पूरा हो शाम तक का उसका टारगेट। गिरी साहब मैं बड़े 1960 के बाद अगर आप जितने भी क्षेत्रीय दलों का गठन देखेंगे, हाँ। वो सभी गठन कहीं न कहीं जाति आधारित गठन था। क्षेत्रवाद की अगर आप बात करते हैं, तो आप क्षेत्रवाद पे जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियों का गठन करवाने का काम शुरू कर दिया गया राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा और उनके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पे और किसी न किसी वर्ग पे अलायंस होते देखा गया। और आप देखिए कि पिछले 2014 के पहले तक अगर आप देखेंगे, तो खासकर मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की अगर चूँकि हिंदुस्तान को हम 3 पार्ट में बाँट के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकतर राज्यों में क्षेत्रीय दलों का राज रहा, जो कहीं न कहीं जाति और धर्म विशेष
आधारित गठन जिनका किया गया, जैसे आप उत्तर प्रदेश का ही ले लीजिए, तो आप बसपा हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये सब कहीं न कहीं जाति आधारित गणना के अकॉर्डिंग इनका गठन हुआ। आप चले जाइए बिहार में तो आप राष्ट्रीय जनता दल को देखिए, जनता दल यूनाइटेड को देखिए, और इस तरीके के छोटे-छोटे जातिवादी हम्म। बहुलता के आधार पे इनका गठन किया गया और उसी हिसाब से अपने विचारधाराओं को भी इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के एक बात से तो सहमत हूँ कि जाति विहीन चीजों से हमें ऊपर उठ के देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए देश के प्रभुत्व के लिए काम करना है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के अंदर जिस तरीके से एक छोटा-सा गोस्वामी साहब आरक्षण, मैं कहता हूं कि आरक्षण मिलना चाहिए, हम्म। लेकिन ये जाति आधारित आरक्षण का मैं धुर विरोधी हूं, चलिए, क्योंकि ये भी जरूरी मेरे नहीं। साथ आलोक वत्स भी हैं, उनसे जान लेते हैं। आलोक जी, देखिए, एक बात हुई है, बड़ी बात है कि जातिवाद क्षेत्रवाद को खत्म करें। प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, और वास्तव में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चाहता है कि आखिर अब विकसित भारत की बात करनी है, विकास को लेकर बात होनी चाहिए, जो राजनीति है वो विकास पर राजनीति होनी चाहिए। देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर चल पड़ा है। तो ऐसे में अगर हम यहीं उलझे रहेंगे तो क्या होगा? लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि राजनीति तेज हो जाती है, कि ये सब चीजें चुनाव के समय में आती है, ये विपक्ष कहता है। आलोक जी। देखिए गिरी जी, मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार जय दीक्षित जी को सुन रहा था। बड़ी साफगोई से और बड़ी स्पष्टता से और बड़ी बारीकी से इन्होंने जो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो सबके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। मैं काफी हद तक इनकी बातों से सहमत हूँ। ये हमारे लिए शर्म का विषय है कि 21वीं सदी में हम इस तरीके की बातों में उलझ रहे हैं और आने वाले अपने भविष्य को उलझा रहे हैं। आने वाले अपने बच्चों के लिए हम क्या सीख देने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति का स्तर, मुझे आपके प्रेस्टीजियस चैनल पे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, अब इससे ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती कि सत्ता में बने रहने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। सिद्धांत को तो छोड़ ही दीजिए, सिद्धांत की तिलांजलि तो बहुत पहले दे चुका है लोग। लेकिन अब जिस तरीके का कवायद हो रहा है, और सही कहा इन्होंने, साउथ के भी कुछ स्टेट हैं और नॉर्थ के भी कुछ स्टेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पर टिके हुए लोग हैं, उसके अलावा उनका कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। और ये समाज को इसको जागृत होना पड़ेगा, समाज को इसमें एक अग्रणी भूमिका लेनी पड़ेगी कि इस तरीके की बातों को हमारे सामने कोई नेता न करे, न कोई इस तरीके की बात में उलझाए, न इस तरीके की प्रलोभन दे। अब देखिए, बार बार आजकल हो रहा है कि साहब जातिगत जनगणना हो। क्या जातिगत जनगणना से इन लोगों का उद्देश्य किसी के उत्थान की है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को गार्नर करने की है कि इसमें से उस वोट को कैसे निकाला जाए। कौन नहीं चाहता है कि गरीब ऊपर उठे? कौन नहीं चाहता है कि जो कमजोर है उसको सबल बनाया जाए? लेकिन इस कवायद में आप दूसरी चीजों को अंदर घुसेड़ के और अपना मतलब साधने की बात करें तो ये शर्मनाक बात होती है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा आलोक भाई, आपको नहीं लगता कि जब जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात होती है तो बहुत सारे नेताओं के जो बयान हैं फिर वो बिगड़ जाते हैं, फिर धर्म पे भी बयान देना शुरू कर देते हैं, फिर वो सनातन को भी कहना शुरू कर देते हैं, फिर वहां पर ऐसे एक दौड़ सी लग जाती है कि कैसे हम अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। जातिवाद के बाद धर्म आता है, उसके साथ साथ ही आता है बल्कि, और उसके बाद और अन्य चीजें उसमें आ जाती हैं जो सब नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसका ठहराव नहीं हो रहा है, ये और बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे मित्र रत्नाकर भाई हैं कांग्रेस के, इनके पेट में दर्द हो रहा है जब से ये महिला आरक्षण बिल आई है कि उसमें ओबीसी क्यों नहीं है। अरे भैया, जिस समय ये लेके आए थे, राज्यसभा में पारित करवाए थे, लोकसभा में अटक गया मामला, तो क्या उस समय
ओबीसी था इनके प्रावधान में? नहीं था। तो एकाएक ये ओबीसी प्रेम क्यों अब जागृत हो गया? सोचने वाली विषय है, क्योंकि वोट चाहिए। वोट कैसे निकाला जाए, तो ये एक प्रहार करो, शायद ये कारगर हो जाए। ये सब चीजें मतलब चुनाव के लिए, वोट के लिए फार्मूले लाए जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? साफ साफ प्रदर्शित हो जाता है। 2-4 साफ प्रदर्शित हो जाता है कि किस लिए ये कवायद की जा रही है। मैं जरा रत्नाकर जी से भी ले लेता हूं, एक बार जरा पूछ लेते हैं। रत्नाकर जी, देखिए यहाँ बात हो रही है क्षेत्रवाद, जातिवाद, जिस तरीके से कहा जा रहा है। और अब देखिए, अब 21वीं सदी की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर हम जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात करेंगे तो क्या होगा? क्या केवल वोट की राजनीति है ये, या आपको लगता है कि ये बहुत आवश्यक है? क्योंकि बात गरीबी की हो, बेरोजगारों की हो, उनकी गणना हो, तो शायद थोड़ा और विकास आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर मांगे ऐसी होती हैं कि जिनसे शायद बहुत कुछ लगता होगा आ जाए, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ आएगा। क्योंकि यहाँ पर आज भी जिस तरीके से गरीबी है, वो आपको भी पता है, उसे कोई नकार नहीं सकता। गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में अगर हम जातिवाद, क्षेत्रवाद इसी में उलझ जाएंगे तो कैसे इस विकसित भारत की बात करेंगे, कैसे हम भविष्य के भारत की बात करेंगे? रत्नाकर जी। संजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है जातिवाद की नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सारी बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात आती है राजनीति की और वोट लेने की, तो यही भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पे खड़ा होकर के कहते हैं कि मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं, मैं तो चाय वाला हूं, गरीब हूं, इसलिए मुझे वोट दीजिए। ओबीसी के नाम पे स्वयं वोट मांगते हैं और आज कह रहे हैं कि जातिवाद जो है नहीं करना चाहिए और हमें सीख देने की कोशिश कर। सही भी बात है, जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए, सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का हो, वो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन वोट लेने की बात होती है तो यही भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रपति जो है हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जब चुनने की बारी आती है तो ये लोग कहते हैं कि भाई दलित हैं, वंचित हैं, शोषित समाज से आती हैं, तो इनको जो है वोट दीजिए। तो पिछड़े से और दलितों से, वंचितों से वोट लेने के टाइम ही अपनी जातियों को बताते हैं कि भाई हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, हमें वोट करें। अच्छा, इसीलिए आप उनका पीछा करते हैं, तो इसलिए आप भी वो चीज उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब उनके भलाई की बात आती है तो वो भलाई नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर जातीय जनगणना होगी, अगर सर्वेक्षण होगा, तो बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको सरकारी अनुदान नहीं मिल पाता, सरकारी आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिल पाता, सरकारी जो नीतियां हैं उससे वो छूट जाते हैं। ये मानते हैं ना आप रत्नाकर जी, ये तो मानते हैं ना कि बहुत सारे आज भी गरीबी लोग ऐसे हैं रत्नाकर जी, जिनको वास्तव में उन सब चीजों का लाभ नहीं मिल पाता। ये तो मानते हैं आप? जी जी। चाहे वो आरक्षण हो और चाहे वो किसी और योजना की आपने बात की हो, तो उसके लिए वही आवाज मैं कह उठनी रहा चाहिए हूं कि संजय जी वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सबको न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, तो ये क्यों विरोध कर रही है भाई? अभी बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है संजय जी, उस सर्वेक्षण में 1000 ऐसी जातियां, 1000 से ज्यादा ऐसी जातियां जो आइडेंटिफाई हुई है, जिनको न कोई सरकारी अनुदान मिलता है, न रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, न नीतियों में उनको शामिल किया जाता है। तो हम अगर कहते हैं कि पूरे देश में इस तरह की जातियों को आइडेंटिफाई करिए और उनको जो हक है वो हक मिले। अच्छा, वो हक तो मिले। यहाँ रत्नाकर जी एक बात और बता दीजिए, क्या उन्हें राजनीतिक हक भी मिलेंगे? अरे हर तरह का हक, एक सामान्य नागरिक का, एक भारत देश का नागरिक होने का हक मिले उनको। वो तो है ही है, भारत के नागरिक तो है ही है वो। देखिए, वो जातियां यहाँ के नागरिक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ जातीय जनगणना कहीं ऐसा ना हो कि रत्नाकर सिंह जी की जातीय जनगणना में एक तादाद बड़ी आ गई है तो राजनीति में अधिकार, टिकट पे अधिकार उसका हो, और पता लगा दीक्षित जी की जाति की जनगणना में तो उन्होंने कहा आपकी कितनी है, उसने कहा ज्यादा 50,000, तो आपको तो टिकट पे दावेदारी ही नहीं रही।
ये भी एक बड़ा पेंच आएगा इसमें। देखिए संजय जी, टिकट की दावेदारी, राजनीति, कौन नेता बनेगा, कौन सदन में पहुंचेगा, वो अलग नहीं है। वही तो रत्नाकर जी, लड़ाई तो उसी चीज की है, ये वोट बैंक की लड़ाई है। आप समझिए, आप समझिए, मेरी बात समझिए। हाँ बोलिए। मैं जो कहना चाहता हूं वो सामाजिक हित की बात करना चाहता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वो सामाजिक न्याय की बात कहना चाहता हूं। जो गरीब है, जो पिछड़ी जाति से है, जो अनुसूचित जाति से है, वो जातियों को सामाजिक न्याय, सामाजिक जो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब वो अलग बात है, उसके लिए आप रिजर्वेशन किस में कितना लेकर आएंगे, कौन सी जाति का नेता कितने % का टिकट दिया जाएगा, वो अलग विषय वस्तु है। आज की विषय वस्तु ये है कि आज जो जातियां छूट गई हैं, जो वंचित रह गई हैं अपने अधिकारों से, उनका अधिकार उनको 100% मिलना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। कारण भी बताइए आलोक जी। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि मैं फिर जेएसएस से लास्ट में, जे आपसे सबसे अंतिम में लूंगा। मैं एक बार जरा आलोक जी से भी जरा सुन लेता हूं, क्योंकि रत्नाकर जी ने बहुत सारी चीजें कही कि ये एक सामाजिक न्याय की बात हो रही है, इसलिए जातिगत जनगणना की बात होती है, इसलिए क्षेत्रवाद की बात होती है कि जरा उस क्षेत्र के अंदर वहां पर पूरे तरीके से विकास नहीं हो पाया, तो इसलिए वहां पर क्षेत्रवाद की बात कर दी जाए। ऐसी बहुत सारी जातियां छूट गई है, वंचित है, उनको कुछ नहीं मिल पाया, तो शायद कुछ मिल जाए। गोस्वामी जी, रत्नाकर भाई के मुंह से सामाजिक न्याय की बात सुनकर मुझे थोड़ा हंसी आ रहा है। 60 साल के रेजिम में 3,82 अरब डॉलर का घोटाला कांग्रेस ने किया। अब घोटाले कितने हैं उसको छोड़ दिए, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। और आज वो सामाजिक जो वंशवाद को, राजशाही को पिछले 6 दशक से झो रही है, वो सामाजिक न्याय की बात करती है। और सामाजिक न्याय की अगर बात करें, आपने ठीक कहा कि जिसकी जितनी परसेंटेज होगी उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके एली जो है अभी बिहार में 3% कुर्मी वोट पर राज कर रहे हैं नीतीश बाबू 17 साल 18 साल से। सबसे पहले तो उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए और सामाजिक न्याय में जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसका आदमी बैठा देना चाहिए। और ये सामाजिक न्याय की बात नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना आलोक जी कि उनको दिया जाए जो बेचारे आज तक जिनको कुछ मिला ही नहीं। जब जनगणना हो रही है, ये जब उनकी गणना हो रही है कि भाई उनकी गणना हुई है, तो जिनको आज तक कुछ मिला नहीं तो उनको कुछ अच्छा दे दिया जाए। इसके लिए भी तो आगे आके बोलना चाहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम इसके खिलाफ नहीं है। अगर हम इसके खिलाफ होते तो बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उस पर हमारे लोगों के दस्तखत है, मिनिस्टर के हामी भरी है। उस समय हम साथ थे नीतीश बाबू के और हमने उस पर हामी भरी है। उसके बाद वो जनगणना हुई है। लेकिन हमारा ये कहना था कि जनगणना हो और लाभ उनको मिले जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर कोई आदमी सबल है और मान लीजिए वो पिछड़ा वर्ग से आता है और वो बहुत सबल है, उसको ही इसका लाभ देने का क्या मतलब है? और अगर दीक्षित जी और आलोक जी के खानदान से कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो उसको देना चाहिए। ये कोई भी कहेगा कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, तो हम तो उसके पक्षधर हैं। आज भी हम उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन कथनी और करनी में अंतर है ना। कर्नाटका में क्यों नहीं ये ओबीसी समाज के आदमी को बैठा देते हैं? मतलब आप आरक्षण के भी विरोधी हैं, आप जातीय जनगणना भी नहीं चाहते हैं। दोनों चीज ना आलोक जी, चैनल पे बैठकर आप स्वीकार कर रहे हैं कि विरोधी होते, जो वर्तमान में जो आरक्षण अगर हम जातीय जनगणना के विरोधी होते खत्म करना चाहते हैं, दस्तखत किया ना, कहना चाहते हैं ना, हमने दस्तखत किया ना बिहार में, तभी तो जातीय जनगणना हुई। कि पिछड़ों अगर को हमारे हक न मिले, आपकी तो मंशा यही है कि उनको उसका अधिकार न मिले, यही तो चाहते हैं आप लोग। सिर्फ धर्म में लोगों को उलझा करके, मैंने कहा ना हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। आप लोग तो हम जातीय क्लियर हो गया ना कि आप लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते हैं, जातीय जनगणना कमजोर न्याय नहीं मिले, यही चाहते हैं ना आप सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझा करके लोगों को धर्म के आधार पे वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरे भाई आप स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी आजादी दिलाई,
है। इतनी बड़ी आजादी ये दिलाई मुस्लिम वर्तमान महिलाओं अच्छा को। रत्नाकर भाई, रत्नाकर भाई इतनी बड़ी एक आजादी बात बताइए दिलाई, रत्नाकर उसको जी, दमनकारी ये बताइए शक्तियों से कि मुक्ति दिलाई। आज भी आप- ये कहने में आप कहाँ बिरयानी संकोच खाते रहता रहिए, है टोपी पहन रत्नाकर के। जी, आलोक भाई सुन लीजिए, रत्नाकर जी ये कहाँ संकोच है कि जो वास्तव में गरीब है या जो वास्तव में वंचित है उसे उन योजनाओं का, उस आरक्षण का लाभ मिले, इसकी बात उठाने में बड़े बड़े नेताओं को दिक्कत कहाँ है? बोलिए रत्नाकर जी। संजय जी देखिए, आरक्षण लाया किस लिए गया था वो बात पहले समझने की है। आरक्षण इसलिए लाया गया था कि समाज में जो भी पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा में जो नहीं आ पाए अभी तक आजादी के इतने सालों के बाद, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया तो अभी तो बहुत सारी चीजें चल रही है ना, अब तो जातिगत क्षेत्रवाद, अब तो ये भी सब चल गया ना, आरक्षण के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बात कर लूं, बात पूरी रख लूं अपनी। लेकिन संजय जी आज भी हमारे देश में मुख्य धारा में कुछ लोग आए हैं, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, कुछ लोग आए हैं मुख्य धारा में, और अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत सारे लोगों को दरकिनार करके और सिर्फ कुछ लोगों का एग्जाम्पल दे करके कि वो मुख्य धारा में आ चुके हैं इसलिए आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन किया जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, रिजर्वेशन में ये जरूर कुछ क्राइटेरिया बनाया जाए कि आपका इनकम अगर इतने लाख तक है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये तो आगे अमेंडमेंट की बात है, ये तो आगे की बात है, लेकिन वर्तमान में आरक्षण को खत्म नहीं किया जाए और आर्थिक आधार पे जो आगे किस तरह से अमेंडमेंट किया जाए, ये आगे की परिस्थिति में संसद में बैठ करके चर्चा करके इसका निर्णय कर सकते हैं। लेकिन मैं कदापि सहमत नहीं हूँ आलोक जी की बातों से कि वर्तमान का जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाए। नहीं, आरक्षण खत्म करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ रत्नाकर जी। बात ये हो रही है कि जो जातिवाद और क्षेत्रवाद है उसे लेकर आप कैसे बैलेंस बना पाएंगे, बात ये हो रही है। तो जबरदस्ती कोई चीज मेरे नाम पर थोप रहे हैं। कब मैंने कहा है कि आरक्षण खत्म कर दीजिए? कब मैंने कहा? अभी कह रहे थे ना। नहीं रत्नाकर जी, बात ये हो रही है कि जो क्षेत्रवाद, जो जातिवाद जिसको लेकर आज बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके अंदर अगर हम जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो जातियां हैं जब उनके आंकड़े आएंगे तो आप उनको बराबर वो हक दे पाएंगे, क्योंकि फिर वही बात आएगी कि जो वोट की राजनीति है वो फिर वहां पर हावी होगी। देखिए संजय जी, समझने की एक बहुत बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति कर, और वो जानती है कि अगर जातियां, अगर उनको जातियों के अंदर पूरी जाति हिंदू समाज का इनको वोट चाहिए, उनको अलग अलग जातियों का अगर संख्या पता चल जाएगा तो उनको उनका भला हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि ये धर्म आधारित राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, तो इसलिए ये इनकी इच्छा नहीं है कि जातीय जनगणना हो। और जातीय जनगणना अगर होती है, जिसका हम पक्षधर हैं और आगे हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे भी, हम कटिबद्ध हैं इसलिए। और अगर जनगणना होती है तो जो लोग भी वंचित रह गए हैं उस लाभ से, जो लाभ मिलना चाहिए, तो वो हक की लड़ाई है ना, ये तो न्याय। चलिए उसके बाद भी हक की लड़ाई रहेगी, लड़ाई तो रहनी है। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए रत्नाकर जी कह रहे हो बाद की बात है कि हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, वो तो आज तक लड़ते ही आ रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि क्षेत्रवाद और जातिवाद अगर अब आगे भारत को बढ़ने की बात करनी है तो कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। आलोक जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर देश को विकसित करना है और सही ढंग से, सुसंस्कृत ढंग से विकसित करना है तो इन बातों से अलग होना ही पड़ेगा। और हमने, रत्नाकर भाई ने कहा कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ है, नहीं, कतई नहीं, लेकिन हाँ हमने कहा कि उसमें आर्थिक आधार को भी। चलिए जय दीक्षित जी आप बोलिए, दोनों लोगों के लिए आर्थिक आधार होना चाहिए। जय जी, सभी को सुना आपने, क्योंकि जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। थोड़ा सा 2-3 बोलिए, मुद्दे कई थे तो मुझे बोलना पड़ेगा, थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे, समय का भी दरकार रखूंगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के विजयादशमी के शुभ अवसर पे मंच से कहा कि भारत का दर्शन और जो विचार है उसके एक मूल संरचना है जिसको हम गीता को भी जानते हैं
तो हम INS विक्रांत और तेजस को भी चुने। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दर्शन के साथ आपकी तकनीकी दक्षता तक की भी बात कही है उसमें जी। हम आज जातिवाद और आरक्षण में टिके हुए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की परिपाटी और हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं को बराबर का स्थान देने की बात कही है कि हमने नए संसद में प्रवेश किया तो कहीं ना कहीं हमने महिला शक्ति के रूप में महिला शक्ति वंदन अधिनियम को वहां पहला विधेयक के रूप में पास किया। तो आप समानता की बात करना चाहते हैं, आप विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हिंदुस्तान को विश्व पटल पर स्थापित करने की बात करते हैं। आप कहीं ना कहीं देखिए संजय भैया, मैं दोनों लोग हमारे कहीं ना कहीं विद्वान पैनलकार मेरे साथ हैं अभी, लेकिन मैं एक बात कहूं कि किसी भी देश की अखंडता और एस्टेब्लिशमेंट और दक्षता की अगर हम बात करें तो वहां के उत्पाद लोकल फॉर वोकल को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात होती है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र है विश्व का, तो आप वहां पर्यटन में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि आप पहले पूरा देश अपना भ्रमण करिए, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसको छोड़िए, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि विदेश में भ्रमण करने जाना चाहिए तो जाइए। तो आप पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोकल फॉर वोकल की बढ़ावा दे रहे हैं, आप किसान, क्योंकि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश रहा है और अगर देश का प्रधानमंत्री अपने मन से कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को तकनीकी लाके दीजिए, उनको ये सहायता करिए कि वो तकनीकी के तहत और अच्छे उत्पादों का वो कर सके, उत्पादन कर सके। जी कैसे जाएगा क्षेत्रवाद और जातिवाद, कैसे जाएगा? और छातीवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठने का समय आ गया है संजय जी। आज के डेट में देश अगर जातिवाद और क्षेत्रवाद में बट के रह जाएगा तो विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के लिए फिर हमारे लिए सपना बन के रह जाएगा। अगर आज हम क्षेत्रवाद और देश उसमें बट के रह गए होते तो आज हिंदुस्तान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे अपना राज नहीं करता। तो जी पर ये तो दोनों तीनों दलों को सोचना होगा ना कि कहीं ना कहीं सभी को सबसे पहले पहल करनी चाहिए, या केवल विपक्ष की जिम्मेदारी ये रहेगी कि कांग्रेस ही करे सारी चीजें, इसमें जो भी करेगी। हमारे कांग्रेस के मित्र रत्नाकर सिंह जी ने कहा कि आप संस्कृति को उठाइए, जातिवाद पे जिनको दक्षता नहीं मिली उनको अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि देश का एक भी नागरिक ऐसा नहीं हो जो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाए, कहीं ना कहीं उनके थ्रू दिए गए सारे सुविधाओं से वंचित रह जाए। लेकिन आप दूसरे एक्शन में देखिए ना कि मैं गरीबी की बात, मैं लाचारों का अधिकार को उठाते उठाते मैं हजारों करोड़ का मैं राजनीतिज्ञ बन गया। मायावती आई थी दलितों की और अनुसूचित जाति और जातिवादी दलित वर्गों के अधिकारों का आवाज उठाते उठाते वो हजारों करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया आए थे कि हमारे ओबीसी वर्ग, हमारे यादव समाज की हमारे को अधिकार नहीं प्राप्त, मैं उनके अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। वो उनके पूरे खानदान को देखे तो कई हजार करोड़ के लोग बन गए, लेकिन वो समाज आज भी वही है। लालू प्रसाद यादव आए कि दलितों, वंचितों और शोषितों का मैं अपलिफ्टमेंट करूंगा, मैं उनके अधिकारों की बात जाके संसद में उठाऊंगा। आज उनका खुद का परिवार कई हजार करोड़ का मतलब आपको लगता है कि बात तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन बात धरातल पर हो और जो गरीब है उनके लिए काम की बात ये है ना कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम हो। वास्तव में अगर काम करना है तो देश में जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, जो वास्तव में वंचित है, उनको आगे लाना होगा और इसके लिए प्रयास एक दल के नहीं है, सभी दलों को करने पड़ेंगे। अगर देखिए संजय भैया, मेरा तो इस पे साफ कहना है कि हम किसी वर्ग विशेष की बात करके खुद को आधिपत्य बना के कि मैं उनका मुखिया हूं, मैं उनका बिल्कुल समय खत्म, हजारों करोड़ का व्यक्ति बन जाओ, इससे बेहतर है कि विकसित भारत के लिए समाज और क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठ के हमें विकासवाद की बिल्कुल सबको करना चाहिए और सभी दलों को करना चाहिए। किसी एक दल की जिम्मेदारी है ना, सभी दलों को करना चाहिए और दिल से करना चाहिए, तभी ये दलदल खत्म होगी। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में देश अपने विकास को लेकर आगे जब बढ़ता है, जब वहां पर सभी लोग एकजुटता से उसके साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में क्योंकि 21वीं सदी की बात हो रही है तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने को आगे बढ़ाना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।